इस पासे आप डिटॉल लाई नहीं गी, इस पासे देखो किन्ने बुरा हाल है। ठीक है जी, तो इस पासे बाई जी आप डिटॉल लाई है। इधरों देखो कितना साफ हो गया पिंडा। इधर तो बहुत बुरा हाल सी, पर इधर उधर नालों भी ना इधर तफड़ी बहुत ज़्यादा सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। इससे पहले हम लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में एक प्रोग्राम कर चुके हैं और उस प्रोग्राम से मुतालिक बेशुमार लोगों ने मुझसे रब्ता किया है। उनमें एक सवाल ये भी है कि जिन जानवरों को लंपी स्किन डिजीज़ है, क्या हम उसका गोश्त और ऐसे जानवरों का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज मैंने इसी बात का जवाब आपको देना है, लेकिन उससे पहले आप जरा इस वीडियो को मुलाजा फरमाएं जो इंडिया भर के अंदर लंपी स्किन डिजीज के असरात के बारे में है। लंपी वायरस से हाहाकार, बेजुबान गायों को निशाना बना रहा लंपी वायरस। गुजरात और राजस्थान में लंपी वायरस से मचा कोहराम, हजारों गायों में फैला लंपी वायरस। इन दिनों राजस्थान और गुजरात की गायों पर लंपी वायरस एक कहर बनकर टूट पड़ा है। जी हां, जहां पर यह लगातार बेजुबान गायों की जान ले रहा है। अकेले राजस्थान के 9 जिलों में लंपी वायरस से 3000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है और करीब 50,000 गाय इससे संक्रमित हो चुकी हैं। आपको बता दें कि लंपी वायरस राजस्थान के उन 9 जिलों में फैला है जिनकी सीमाएं गुजरात से लगती हैं। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, गंगानगर, नागौर, सिरोही और जैसलमेर जैसे जिले आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान में गायों की आबादी करीब 1.4 करोड़ है। ऐसे में लंपी वायरस राजस्थान के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो लंपी वायरस ने गुजरात में भी खूब कोहराम मचा रखा है। यहाँ के करीब 33 जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है और 17 जिलों में अभी तक 1200 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। सामीन, आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाई है जिससे आपको एहसास होगा कि ये लंपी स्किन डिजीज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में पाकिस्तान से ज्यादा बुरी हालत। अब जरा हम देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है। जरा आप मुलाजा फरमाएं ये फैसलाबाद के एक रिपोर्टर की। फैसलाबाद में मवेशियों की बीमारी लंपी स्किन बेकाबू हो चुकी है, जिससे मवेशी हलाक होना शुरू हो गए। मवेशी पाल हजरात का लाखों का नुकसान हो रहा है, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक अफसरान बीमारी की रोकथाम के लिए इकदाम उठाने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीमारी किस कदर फैल चुकी है, जानिए आसिफ सिद्धू की रिपोर्ट में। मालशुमारी के मुताबिक फैसलाबाद में 5 लाख से जायद गाय, बैल और बछड़े हैं। मवेशी मालकान कहते हैं कि इनके 70% मवेशियों में लंपी स्किन बीमारी फैल गई है। शायद ही कोई हवेली या डेरा ऐसा हो जहां लंपी स्किन से मुतासरा मवेशी ना हो। हम महंगे तो महंगा इलाज कर रहे हैं, कोई प्राइवेट आदमी सरकारी डॉक्टर नहीं इधर आया, तो इसकी वजह से जो है बीमारी जो नाल फार्म है इनमें बहुत ज्यादा आई हुई है। तो हम इसका ना दूध निकाल सकते हैं, ना इसका कोई इलाज कर सकते हैं, ना ये इनको कोई कसाई लेकर जा रहा है, तो बहुत परेशान हो रहे हैं। मवेशी मालकान कहते हैं कि महकमा लाइफ स्टॉक ने बर वक्त वैक्सीन ना की, जिस पर जानवर बीमार और लागर होकर हलाक होने लगे और अब मौत के अलावा इस बीमारी का कोई इलाज दिखाई नहीं दे रहा। लाइफ स्टॉक अफसरान की संगीन गफलत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब डिविजनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हकायक से नजरें चुराते दिखाई दिए। इस वक्त फैसलाबाद में सबसे ज्यादा जो इंसिडेंस है वो अपने झंग में है। अभी तक तो सूरत हाल बड़ी कंट्रोल में है। जो जहाँ तक आपकी बात है कि हर बंदा ये इसमें है कोशिश में कि ये कहता है कि मेरे जनाब इतने जानवर इन्फेक्टेड खड़े हैं, मेरा मैं क्या करूं। तो हमारा जो हेल्पलाइन भी मौजूद है और हमारा हॉस्पिटल हर इलाके में मौजूद है। मवेशी मालकान का कहना है कि इससे बड़ा जुल्म ही क्या कि हमारे लाखों के मवेशी मर गए और डॉक्टर्स मर्ज का फैलाव मानने को तैयार नहीं। उन्होंने गफलत का मुजाहिरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ तिब्बी सहूलियात का मुतालबा किया है। सामीन, आपने मुलाजा फरमा लिया। अब यहाँ ये बताया जा रहा है, जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट वाले वो ये बता रहे हैं कि भाई साहब ये फैसलाबाद में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये झंग में है। और झंग वाले से अगर पूछा जाए तो वो ये कहेगा
लगेगा कि ये प्रॉब्लम जंग का नहीं है, ये टोबा टेक सिंह का है। और जब टोबा टेक सिंह वाले से पता करेंगे तो वो बताएगा कि ये टोबा टेक सिंह का मसला नहीं है, ये साहिवाल का मसला है। और जब साहिवाल वाले से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि यहाँ अमन व अमान है और हम लोग बड़े एक्टिव हैं, ये मसला जो है मियाँ वाली का है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दो आदमियों का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक वो आदमी जो मेरे मुंह पर झूठ बोले और सामने जलती हुई आग के बारे में वो ये कहे कि मुझे बताओ आग कहाँ लगी हुई है, और दूसरा नहर के दूसरे किनारे पर खड़ा होकर मुझे गालियां दे। मैं इन दो आदमियों का कुछ नहीं कर सकता। हमने देखना यह है कि हम जिस हालत के अंदर हैं हम क्या कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने इस बात का शिकवा किया कि ये जो प्रोग्राम पहले जा चुका है, ये इससे पहले आ जाना चाहिए था, हमारे जानवर मर चुके हैं और अब अगर ये कहीं पहले आया होता तो हमारे जानवर महफूज हो सकते थे। मेरा ख्याल ये है आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इसलिए वो प्रोग्राम आप तक नहीं पहुंचा होगा, वरना सबसे पहले मैंने लंपी स्किन डिजीज के बारे में ये प्रोग्राम किया था और इस मुल्क के मशहूर वेटरनरी डॉक्टर मोहसिन कियानी को उसमें दावत दी गई थी और वो प्रोग्राम हमने इसी बात के ऊपर किया था कि ये लंपी स्किन डिजीज को आप एक आम डिजीज ना लें, ये आने वाले वक्त के अंदर एक सीरियस डिजीज होगी। बहरहाल जो गुजर गया सो गुजर गया, अब देखना है कि आगे क्या करना है। सामीन, NARC की रिपोर्ट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की रिपोर्ट, उसके मुताबिक जो हमारे देसी जानवर हैं उसमें सबसे कम मॉर्टेलिटी रेट है, मरने का रेट, और उनके मुताबिक वो 1.6% है। और जो जानवर जिनमें फ्रीजियन का ब्लड है उसके अंदर 5+ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पर ये एक आसाबी जंग है कि जो जानवरों की कैफियत लोगों ने पहले नहीं देखी, उनके मुंह से निकलता हुआ झाग पहले नहीं देखा, उनकी खाल पर जो दाफड़ पड़े हुए हैं वो नहीं देखे, और उनका हाई टेम्परेचर देखा है। वो जो परेशानी के आलम में जिन लोगों ने वक्त गुजारा है या गुजार रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये आसाब की जंग है। और आज के दिन, इससे पहले कि मैं दूध और गोश्त पर आऊं, आज के दिन मेरा पैगाम यही है कि इस आसाबी जंग में आपने अपने हवास को काबू में रखना है। एक फौजी जिसके पास हथियार मौजूद हों लेकिन वो हवास को काबू में न रखे, वो शिकस्त खा जाता है। लेकिन एक और फौजी जिसके हवास अपनी जगह बरकरार हों, वो एक लाठी से भी दुश्मन को भगा देता है। तो ये एक बीमारी ऐसी है जिसमें जानवर को देखकर जो किसान पर बीतती है वो जरूरत से ज्यादा परेशान होता भी है। लिहाजा मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि ये आप इस मरहले को बड़े तदब्बुर के साथ और सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ आप इसको बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह ताला मॉर्टेलिटी रेट इसका बहुत कम होगा और आपके जानवर सब के सब वक्त आने पर रिकवर हो जाएंगे, बशर्ते कि आप उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें जो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके सामने रखे थे। इंडिया से बेशुमार लोगों ने मुझे टेलीफोन किया और वो मुख्तलिफ नुस्खे भी उन्होंने हमें दिए, जिसमें ये बताया गया था कि आप नीम भी इस्तेमाल कर लें, आक भी इस्तेमाल कर लें, ये धरेक को भी इस्तेमाल कर लें, और उसी के साथ उन्होंने काफ़ी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताई थी। तो मेरे असल कहने का मकसद ये है कि मामला तो वही है कि आपके जानवर को तकलीफ कम से कम पहुंचे और उसके अंदर जो फासिद मवाद है वो मादा बाहर निकले, उसके बाद वो जख्म ठीक हो जाए और जानवर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ऐसे मौक़ों पर जब मुसीबत का वक्त आता है, तजर्बा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वजह उसकी ये है कि आइंदा आने वाले वक्त में ये तजर्बात काम आते हैं। सामीन, मैंने आपको ये याद करवाना था कि हमारे बचपन के अंदर एक बीमारी आया करती थी, बच्चों के अंदर खास तौर पर, उसका नाम था माता, और वो चेचक थी। और उस जमाने के अंदर हमने बेशुमार आदमी ऐसे देखे जिनके चेहरों पर बड़े बदनुमा दाग जो जिंदगी भर उनके साथ रहते थे, वो नुमाया होते थे, खवातीन के भी और मर्दों के भी। और ये वो लोग होते थे जिनको बचपन में चेचक आई होती थी और उस वक्त उसकी कोई वैक्सीन नहीं थी और उसका कोई इलाज नहीं था। मैंने बचपन में देखा है कि माएँ अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लेती थी, वहाँ कोई धुनी टाइप कोई माहौल होता था और हकीम ही एक चीज रह गई थी। उस वक्त तक वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी और वो मुनक्का बच्चे को खिलाया करते थे। और इस दौरान जो बच्चे की कैफियत होती थी, टेम्परेचर की वजह से वो कुछ बेचारा बुड़बुड़ाता भी था, जिसके नतीजे में बाप तो अपने आसाब को काबू में रखता था लेकिन माँ ज्यादा परेशान होती थी और कुछ अरसे के बाद वो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाया करते थे। तो यही कैफियत आपके इन जानवरों की है कि आप अपने हवास को काबू रखें। ज्यादा मुश्किल मुसीबत ये है कि ना वेटरनरी डॉक्टर्स की तरफ से कोई मदद आई, ना पहले आप लोगों को पता था, और जानवर जो हैं
वो बेचारे परेशान थे, जो बैठ गया वो उठने का नाम नहीं लेता था। तो अब मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो इट इज गुड, आप उसको फॉलो करें। अब सवाल इसका ये है कि क्या ऐसे जानवरों का जिनको लंपी स्किन डिजीज है और उनको अगर हलाल कर दिया जाए, क्या वो जानवरों का गोश्त मुज़रे सेहत तो नहीं है? और क्या ऐसे जानवरों का दूध जो रिकवर हो रहे हैं और अपना दूध बढ़ा रहे हैं, क्या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सामीन, मैं बड़े एतमाद के साथ आपके सामने मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी साइंसदान को मेरे सामने ले आए, मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूँ कि लंपी स्किन डिजीज वो डिजीज नहीं है जो जानवरों से इंसान को लगती हो। कहीं इसका कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है। लिहाजा इसका गोश्त भी इस्तेमाल हो सकता है और इसका दूध भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारी रिवायात के अंदर हम गोश्त को इतना पकाते हैं, दूध को इतना उबालते हैं कि उसमें कोई इम्कान नहीं रह जाता अगर कोई -1% किसी चीज का दाएं बाएं, किसी अलाइश का या कोई और चीज उसके अंदर हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है जिसमें एक आदमी की तस्वीर दिखाई हुई है, और वो तस्वीर क्या है, इस आदमी ने लंपी स्किन डिजीज वाले जानवर का दूध पी लिया था और उसके नतीजे में उसकी अपनी कैफियत हो गई, विच वॉज 500% रॉन्ग। हम पूरे दिन के अंदर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें देखते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता और हम उसको फॉरवर्ड भी कर देते हैं। तो ये कोई लंपी स्किन डिजीज से मुतासिरा जानवर का गोश्त और दूध आपको कोई बीमार नहीं करेगा, आपको फेंकने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आप डॉक्टर को दिखा लें। जो पोर्शन खास तौर पर फेफड़े, कलेजी, गुर्दे, दिल, मैदा जो इफेक्टेड हो उनको आप जरूर डिस्कार्ड कर दें। लेकिन बाकी ये खौफ इतना फैला हुआ है कि आम मार्केट के अंदर अगर आप जाएं तो गाय का गोश्त नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो लोग शिफ्ट हो गए हैं चिकन की तरफ। और चिकन का गोश्त जो है, जो कुछ अरसा पहले इस डिजीज के आने से पहले 250 रुपए किलोग्राम था, इस वक्त प्लस 500 रुपए है। और ये बिल्कुल एक गलत बात है अगर हम ये कहें कि इसका गोश्त बिल्कुल नकारा होगा और जो इसे खाएगा वो भी इसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएगा। तो प्लीज आप किसी पढ़े लिखे आदमी से, खास तौर पे वेटरनरी साइंसेज के आदमी से आप पूछें तो इंशाअल्लाह ताला वो वही जवाब देगा। अब मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जरा तस्वीर देखें। और ये तस्वीर जो है ये इंडिया के सोशल मीडिया पर लगी हुई है जिसपे कुछ जानवर मरे हुए हैं, और वहाँ के वजीर आला से गुजारिश की हुई है कि जब ये सारे जानवर मर जाएंगे तब आप हमारी मदद को आएंगे, या दूसरे कामों में जो मसरूफ हैं जब आप वहाँ से फारिग हो जाएं तो भगवान की खातिर इन जानवरों की तरफ भी तवज्जो दे लें। तो मैं चौधरी परवेज इलाही साहब से गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए, आपने सुना है इसके अंदर कि पाकिस्तानी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि यहाँ कोई मसला ही नहीं है। जब आप चौधरी परवेज इलाही साहब दूसरे कामों से फारिग हो जाएं तो खुदा के लिए ये हमारे जो वेटरनरी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, जो यूनियन काउंसिल लेवल तक मौजूद है और जो हमेशा मुश्किल के वक्त में काम आता है, आप इनको मोटिवेट करें। और उसके बाद यूनियन काउंसिल लेवल पर फार्मर्स मीटिंग बुलाएं और वहाँ लोगों को बताएं कि ये बीमारी क्या है और इसको हमने हैंडल कैसे करना है। मुझे यकीन है 80% मसला उसी वक्त हल हो जाएगा जब ये लोग अपने फार्मर्स को बताने के काबिल होंगे और फार्मर्स जान जाएगा कि इस बीमारी को हमने हैंडल कैसा करना। मैं अपने वेटरनरी डॉक्टर्स जो बच्चे हैं और मेरे जो दोस्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैंने अपनी जिंदगी मुश्किलात को फेस करने में लगाई है। जब भी एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में इस किस्म का मसला आया है, मैंने छलांग लगा दी। उसके नतीजे में मुझे क्या मिला? मुझे तजुर्बा मिला, मेरी सोच के अंदर वुसअत पैदा हुई और मुझे पता चला कि अगर ये हो रहा है तो 3 महीने के बाद क्या होगा, और अगर 3 महीने के बाद यह हो रहा है तो 6 महीने के बाद क्या होगा। तो ये जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो खुदा के वास्ते इस सिचुएशन को फेस करें और मुख्तलिफ फार्मों के पास जाएं, जहां से शिकायत आती है वहां पर वो पहुंचे, अपने मुख्तलिफ तजुर्बात उन जानवरों पर करें। और उसका फायदा ये होगा कि जिस तरह जंग के दौरान जंग होगी तो निशाने हैदर मिलेगा, जंग होगी तो तमगा शुजात मिलेगा, जंग नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो लिहाजा मैं अपने वेटरनरी डॉक्टर्स, जिनको मैं जानता हूं और बहुत अच्छे लोग भी हैं, कि वो बिल्कुल इसको एक कौमी काज समझकर इसके अंदर हिस्सा लें और देखें कि किस तरीके से नए नए तजुर्बात से आप फार्मर की जिंदगी को और जानवर की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। मेरे एक इंडियन दोस्त ने कहा कि एक जड़ी बूटी है जो इस मौसम के अंदर कपास और शुगर केन में बदरजा उत्तम मिलती है, जिसका अंग्रेजी नाम है कॉमन पर्सलेन और आम नाम जो है पंजाबी नाम वो है इटसिट। कि आप अगर 4-5 किलोग्राम जानवर को खिलाएंगे तो उसको मोक लगेगी, और मोक लगेगी का मतलब ये है कि जो जिस्म में फासिद मादे हैं वो बाहर निकलेंगे।
यही जो नाक से रतूबत निकलती है, मुंह से रतूबत निकलती है और फिंसियों की शक्ल में जो रतूबत निकलती है, ये वही चीज है जो होम्योपैथिक वाले कहते हैं एलोपैथिक मर्ज को दबा देती है और हमारी दवाई लेने से मर्ज बाहर आता है। तो ये इट सिट का मसला भी ऐसा ही है। अब ये देखें, उस आदमी ने ट्राई किया है और उसको ये पता चला है। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप भी इसी तरीके से जो मुख्तलिफ जानवर हैं आपके इलाके के अंदर, वहां हर जगह पर जाएं और वहां देखें और जो जो आप उसके ऊपर तजुर्बात करें उसको नोट करते जाएं। आने वाले लोगों के लिए वो एक सबूत के तौर पर पेश किए जा सके। मैं जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब से गुजारिश करूंगा कि 2-3 काम आप करेंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा और हमारे फार्मर्स भी खुश होंगे। एक काम जो बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि लंपी स्किन डिजीज के लिए एमरजेंसी नाफिज की जाए। ये तमाम जो हमारे लाइफ स्टॉक के जो एक्सटेंशन विंग है और रिसर्च विंग है और ख़ास तौर पर लेबॉर्ट्रीज, जो हमारी लेबॉर्ट्रीज हैं, इनका अमला जो है ये डायरेक्ट फार्मर्स के पास जाए, वहां से नमूने ले, हर गांव वाले को पता चले कि इमरजेंसी नाफिज हो गई है और ये लोग हमारी मदद को पहुंच गए हैं। उसके नतीजे के अंदर कई वेरिएंट्स का पता चलेगा जो अभी तक पता नहीं है। दूसरी चीज जो है कि आपने इमरजेंसी भी नाफिज कर ली, उसके बाद ये वैक्सीन जो इस वक्त है ये बहुत कॉस्टली है और ये बाहर से आ रही है और जो हमारा डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर रहा है वो गोट पॉक्स की इस्तेमाल कर रहा है। तो खुदा के लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये हमारा जो VRI है, आप उनको मैंडेट दें कि वो फौरी तौर पर इसकी वैक्सीनेशन तैयार करें ताकि लोगों को कम लागत के अंदर वैक्सीन मिले और उनके जानवर ठीक ठाक हो जाएं। बल्कि मेरा तो असल है कि अगर ये वैक्सीन पहले लग चुकी होती तो इस बीमारी ने आना ही नहीं था। तो लिहाजा ये एक अच्छा सबक है कि आइंदा इसको ना दोहराया जाए। आपने वैक्सीन तैयार करवा के तैयार रखनी है। इसका मतलब ये है कि आइंदा हमारा कोई जानवर, जिस तरह आजकल कोई चेचक का आदमी नजर नहीं आता इसलिए कि बचपन में ही चेचक के टीके लग जाते हैं, इसी तरीके से हम इस डिजीज का मुकाबला भी कर सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब, आपने एक काम किया था 1122 वाला, आज तक लोग आपको याद रखते हैं। आप ये वैक्सीन वाला काम करवा दें, इमरजेंसी नाफिज करवा दें, पंजाब के पूरे किसान आपको याद रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।